बिहार का करंट अफेयर्स लेकर के मैं फिर हाजिर हो गया हूँ। मैं कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, कुछ पर्सनल इश्यूज़ था जो कि उसकी वजह से नहीं मैं बना पाया। लेकिन इस दौरान आप लोगों ने कुछ लोगों ने फ़ोन भी किया और इससे मैं और भी प्रेरित हुआ कि नहीं, आप लोगों की तो आवश्यकता मैं बन रहा हूँ, लेकिन मुझे भी ज़रूरी है कि मैं कंटिन्यू बना रहा हूँ। और कंटिन्यू इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी आपको मेंस का भी एग्ज़ाम होने वाला है मई में, और पीटी वाले लोगों के लिए भी इसमें जितने भी पॉइंट्स होते हैं पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी रहता है, तो जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, न केवल बीपीएससी बल्कि बिहार के अन्य एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और इसी दौरान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे खेद भी है कि मैं कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था, और अब आज से कंटिन्यू रहूँगा। और आज जो हमारा ये वीडियो है इसमें 21 और 22 दोनों का ही मैंने दोनों पेपर का बनाया है, और पिछला भी जो हमारा रह गया है उन सब को भी मैं उसका भी वीडियो लाऊंगा, ताकि आप लोग की कंटिन्यूटी बनी रहे और पेपर के माध्यम से आप इम्पोर्टेंट पीटी मेंस के लिए आपका कलेक्शन होता रहे। मैं हुसैन सर आपका अपने इस यूट्यूब चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस में आपका अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। चलिए, इसको आज 22 मार्च है, 22 मार्च यानी कि बिहार दिवस है। बिहार दिवस है, या ये कह लीजिए कि बिहार का जन्म दिवस है। बिहार का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, वो भी कौन सा, तो 111वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने कई पिछले वीडियोस में भी मैंने बिहार दिवस के ऊपर आपको बहुत सारी चीज़ें बताया, जो डे बाय डे पेपर में आता रहा। और हमारे सामान्य प्रशासन के लोग इस पर, चाहे इसमें क्या क्या चीज़ योजना बनाना है, क्या क्या इस महोत्सव जो है, इतना बड़ा महोत्सव है, इस महोत्सव को कैसे कैसे करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए, और इसके अंतर्गत क्या क्या होगा, जैसे खाने का जो कई प्रकार के व्यंजन जो आपको गांधी मैदान में है, वो सब चीज़ों के बारे में भी डे बाय डे हमने बताया और उसके बारे में चर्चा किया हमने। आज भी कुछ चर्चा है इसमें जिसको हम लोग कुछ जान लेते हैं। और इसको जानने से पहले फिर कुछ, जैसे आपको बजट सत्र चल रहा है, तो उसके अंतर्गत कुछ मंत्रियों से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका नाम जान लीजिए, ताकि आपको नाम भी याद रहना चाहिए, कभी कभी वो पूछ देता है। और सबसे महत्वपूर्ण है पंचायती राज मंत्री, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है, बार बार बता रहा हूँ, रिवीजन हो रहा है। ये आपको कौन है, तो मुरारी प्रसाद गौतम पंचायती राज मंत्री हैं, इनको याद रखिएगा। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार है, इसको भी याद रखिएगा। ग्रामीण मंत्री कौन है, श्रवण कुमार, इनको भी याद रखिएगा। साथ ही साथ आप उद्योग मंत्री जो कि समीर महासेठ है, समीर कुमार महासेठ, इनको भी याद आप रखेंगे। वित्त मंत्री जो है आपको विजय कुमार चौधरी, इनको भी आप याद रखिएगा, वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी। तो ये जितने भी हैं, इन सब का अभी जो चर्चा हो रहा है, अभी जो सत्र जो चल रहा है, उस दौरान इन लोगों का नाम भी आ रहा है। तो इन लोगों का नाम भी इसी बहाने आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि पिछले एग्जाम्स में आए भी हुए हैं, कि जैसे पंचायती राज मंत्री के बारे में भी आया हुआ है। तो इस तरीके से आपको मैं रिवीजन के तौर पे मैं शुरू में करवा देता हूँ। कुछ टर्म्स भी आते हैं जिसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज कुछ वैसा टर्म्स था नहीं, तो इसलिए उस टर्म्स को हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं हम लोग बिहार दिवस के ऊपर। बिहार दिवस के ऊपर ये बता दूं मैं कि 21 और 22 ये 2 दिन के पेपर का कलेक्शन है। और ये जो कलेक्शन जो है, ये जो है पीटी मेंस इंटरव्यू, तीनों चीज़ों के लिए है। आप ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सारा चीज़ ये समझिए कि पेपर जो है एक तरीके से गंगोत्री है, जो आपको पीटी मेंस इंटरव्यू सब में काम देगा। बीपीएससी, सिर्फ बीपीएससी ही नहीं, बिहार के अन्य एग्जाम में भी काम देगा। अब आते हैं बिहार दिवस। बिहार दिवस हमने अभी चर्चा किया था, 111वां विशेष स्थापना दिवस है, यानी कि इसका जन्म दिन, मतलब 111 वर्ष का हमारा बिहार हो गया है। हमारा बिहार जो है आपको 1912 में इसकी 12 दिसंबर 1911 को इसकी घोषणा जो है ब्रिटिश शासन के जरिए किया गया था। और ये घोषणा किया गया था, और फिर घोषणा के बाद आपको 22 मार्च 1912 को पृथक प्रांत के रूप में आपको बिहार और उड़ीसा अभी जो है, पहले उड़ीसा कहा जाता था, अभी ओडिशा कहा जाता है। तो पहले उड़ीसा और बिहार दोनों को मिलाकर के 22 मार्च 1912 को पृथक प्रांत के रूप में इसको स्थापित किया गया। इसके अंतर्गत, बिहार दिवस के अंतर्गत, राष्ट्रीय पुरस्कार जो प्राप्त लोगों को सीएम के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तो इसमें 6 लोग हैं,
6 लोग जिनको ये मिलेगा जो राष्ट्रीय पुरस्कार, यानी कि 3 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिला था। सुभद्रा देवी को पद्मश्री अवार्ड मिला था। फिर उसके बाद आपको आनंद कुमार, जो कि आपको सुपर 30 के जो फाउंडर हैं, तो उनको भी पद्मश्री मिला था, उनको भी बिहार सरकार सम्मानित करेगी। और देव प्रसाद, इनको भी आपको सम्मानित किया जाएगा। और 3 जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो मिला था, तो उन लोगों को भी सम्मानित करेगी बिहार सरकार। उनमें से एक है धीरज कुमार है, दूसरा है आपको पल साक्षी है, और तीसरा है आपको ये ज्योति कुमारी है। ज्योति कुमारी वही जिसने अपने वहाँ से गुड़गांव से आपको दरभंगा तक जो अपने फादर को साइकिल पे बैठा करके लेकर के आई थी, तो उसको भी जो है भारत सरकार ने भी उससे सम्मानित किया था, और बिहार सरकार भी उसको सम्मानित करेगी आपको बिहार दिवस के दिन में। तो एक वो हो गया, और दूसरा है धीरज कुमार, जो कि उसने क्या किया था कि धीरज कुमार इसने अपने भाई को जो है मगरमच्छ से बचाया था। और तीसरा जो है आपको पल साक्षी, उसने क्या किया था कि कोरोना काल में उसने कलेक्शन किया। कोरोना काल में क्या किया था कि आपको पैसे का कलेक्शन किया था, और पीएम फंड में वो पैसा दिया था करीब 10,000 रुपया। तो इस वजह से इन लोगों को जो है 6 व्यक्ति को आपको सम्मानित करेगी बिहार सरकार। ये तीनों जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो मिला है, इनको जो है आपको ये इन लोगों को एक लैपटॉप दिया जाएगा, और उन लोगों को जो है 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। ठीक है। अब हम लोग आते हैं जातीय आधारित जनगणना। तो जाति आधारित जनगणना को भी हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। जाति आधारित जनगणना में क्या क्या चीज़ हम लोगों ने फर्स्ट चरण में जो हुआ था आपको 7 जनवरी को हुआ था, 7 जनवरी 2023 को हुआ था, उसको ध्यान में रखिएगा। और उस समय सिर्फ मकानों की गिनती हुई थी, और उसके बाद यूनिक नंबर भी दिया गया था, जो जैसे अपार्टमेंट में रह रहे हैं सभी लोगों को। तो वो समय वो था फर्स्ट चरण में 7 जनवरी को 2023 को। और दूसरा जो है आपको 15 अप्रैल से 15 मई तक होगा दूसरा चरण। तो इसके अंतर्गत जो आज के पेपर में जो दिया गया है कि दूसरे चरण में 16,000 कर्मी इसमें लगेंगे। और फिर उसका नोडल सह प्रधान गणना पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को बनाया गया है, जो कि आपको ये नोडल सह प्रधान गणना पदाधिकारी है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर हमने ये कहना भूल गया कि नोडल विभाग जो है आपको बिहार दिवस में शिक्षा विभाग को रखा गया है नोडल विभाग के रूप में। नोडल विभाग आखिर है क्या? तो नोडल विभाग में होता क्या है कि जैसे नोड का मतलब है नाभिक, मतलब एक केंद्र में जो है ना वो शिक्षा विभाग को रखा गया है। इसी के अंतर्गत कोई भी कार्यक्रम बनेंगे और यही हर चीज़ों का नियंत्रण करेंगे। और भी विभाग हैं जो उनके सपोर्ट में रहेंगे, लेकिन मुख्य तौर पर जो है आपको शिक्षा विभाग इसके अंतर्गत ही सारा काम होगा। तो वह उसी प्रकार से ये नोडल विभाग हो गया। तो नोडल जो है सप्रधान गणना पदाधिकारी, यानी कि ये एक ऐसा पदाधिकारी, नोडल का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पदाधिकारी के हिसाब से इस पदाधिकारी जो डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह हैं, इनके अंतर्गत सारा का सारा आपको जातीय आधारित जनगणना जो होगा वो इनके ही देख रेख में ही सारा काम होगा। इसीलिए नोडल कहा गया है। नोडल का मतलब हो क्या, यही उसके केंद्र बिंदु में रहेंगे, इन्हीं के ही जरिए हर चीज़ को रेगुलेट किया जाएगा, हर कार्यक्रम बनेंगे, योजनाएं बनेंगी। तो ये याद रखिएगा, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पीटी फैक्ट के हिसाब से पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो जाति आधारित जनगणना के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी, कई वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा कर रखा है। तो आप इसको, इतना आज का फैक्ट है। अब आते हैं 1 साल के लिए पान गुटखा बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो क्यों लगाया गया कि पान गुटखा पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? कि स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि आप हमारी बिहार सरकार जो है, आप इसको, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट होगा। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इम्पोर्टेंट होगा कि जैसे स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए इसको जो है ये आपको प्रतिबंध पान और गुटखा पर लगाया गया है। अब ये बिहार सरकार स्वास्थ्य के लिए, जैसे पिछले बार क्वेश्चन भी पूछा गया था, स्वास्थ्य के ऊपर आपको पूछा गया था, तो ऐसे ही स्वास्थ्य के ऊपर आपको इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं, और स्वास्थ्य के लिए आपको मेंस में भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसको अगर कहीं कोट करने के लिए, तो 1 साल के लिए पान गुटखा बिक्री पर प्रतिबंध लगाई है बिहार सरकार। इसको ध्यान में रखिएगा, कितने साल के, 1 साल के लिए लगाया गया है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं, अगला पॉइंट है कि रानीगंज की वृक्ष वाटिका, ये कहाँ है? तो अररिया में। ठीक है। रानीगंज की वृक्ष वाटिका अररियागंज में राज्य का सबसे बड़ा चिड़ियाघर व सफारी का स्वरूप लेने जा रही है।
ठीक है, सबसे बड़ा चिड़ियाघर और सफारी का स्वरूप लेने जा रही है। इस अभी अगर देखा जाए तो चिड़ियाघर जो है, जैसे संजय गांधी उद्यान वाला जो है वो चिड़ियाघर, वो अभी फेमस है या सबसे बड़ा है। लेकिन इसके बनने के बाद रानीगंज की वृक्ष वाटिका, तो ये अररिया में है, ये अगर बन जाता है तो फिर उसके बाद ये नंबर 1 पे, मतलब सबसे बड़ा हो जाएगा बिहार का। तो रानीगंज की वृक्ष वाटिका ये कहाँ है, अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि ये कहाँ है, तो ये अररिया में है। फिर ये पूछ सकता है कि राज्य का सबसे बड़ा चिड़ियाघर व सफारी जू कहाँ बनने वाला है, तो आपको ये अररिया में, रानीगंज की वृक्ष वाटिका अररिया में। ठीक है, अब आते हैं, ये पीटी फैक्ट के रूप में हो गया। अब आते हैं मिशन 60 कार्यक्रम। ये भी अगर देखा जाए एक तरीके से पीटी के लिए भी है, मेंस के लिए है। पूछ देगा पीटी में मिशन 60 कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो आपको अस्पताल को बेहतर स्वास्थ्य केंद्र बनाने का कार्यक्रम है ये मिशन 60 कार्यक्रम। मिशन 60 कार्यक्रम क्या है, तो अस्पतालों को बेहतर स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए ये कार्यक्रम है मिशन 60। ठीक है, इसको आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जोड़ सकते हैं, कोट कर सकते हैं। स्वास्थ्य के रिगार्डिंग बिहार सरकार जो कर रही है उसमें भी आप इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, बेहतर स्वास्थ्य केंद्र बनाने का कार्यक्रम। अब आते हैं, अगला पॉइंट है H1N1। ये H1N1 स्वाइन फ्लू और H3H1 इन्फ्लुएंजा वायरस, ये दोनों जो है फिर जो है सक्रिय हो गया है। तो सक्रिय हो गया है तो आपको कम से कम याद रखना है कि अगर H1N1 पूछ देगा कि ये कौन सा ये है फ्लू है, तो स्वाइन फ्लू है। या स्वाइन फ्लू के लिए निम्नलिखित में से क्या उसके लिए इंडिकेशन है, तो H1N1 है आपको स्वाइन फ्लू के लिए। अब आते हैं H3H1, इसका भी मैंने पिछला वीडियो में इसके बारे में भी बताया था, बस इसका थोड़ा सा जान लीजिए कि H3N1 इन्फ्लुएंजा वायरस, इससे पीड़ित अभी एक महिला जो है उसकी मौत हो गई है और ये अभी जो है अभी ये चर्चा में है। तो अब आप एक चीज़ जान लीजिए कि ये इसमें और कोरोना में सिमिलरिटी, मतलब कि सिमिलर ये है कि ये दोनों वायरस हैं और इंसान से इंसान को पटने वाला वायरस है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जैसे कोरोना वायरस सिंगल रूप में आपके अंदर प्रवेश करता था, लेकिन ये झुंड में आता है और बहुत सारे इफेक्ट कर देता है, मतलब कि आपके चेस्ट में जो है वो बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो इसको याद रखिएगा। और इसका सेरोलॉजी, इसके अध्ययन को कहते हैं सेरोलॉजी। H3N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो सेरोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं अगला, राज्य की साक्षरता दर देश में अव्वल। अभी जो हम लोग जान रहे हैं कि 2011 की गणना के अनुसार बिहार की साक्षरता जो है आपको 61.8% है, जो अभी आप जान रहे हैं या पढ़ते हैं। ठीक है, और लेकिन हाल के रिपोर्ट में 70.9% जो है आपको बिहार की साक्षरता दर बताया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि अभी हाल के वर्षों में, हाल के रिपोर्ट के अनुसार बिहार की साक्षरता दर क्या है, तो 70.9% है, ये ध्यान में रखिएगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार अगर पूछेगा कि बिहार की साक्षरता दर क्या है, तो आप बोलेंगे 61.8%। ठीक है, अब इसमें और कुछ पॉइंट है कि वर्ष 1991 ये आपको 51 में 1951 में 13.49% आपको जो है साक्षरता दर थी। कितना थी 1951 में, तो आपको 13.49%। इसको ध्यान में रखिएगा कि ये पहले का डाटा है। अगर आपको साक्षरता के ऊपर लिखने के लिए आ जाता है, साक्षरता के ऊपर या बिहार का शिक्षा व्यवस्था के ऊपर आ जाता है कि कैसे ये परिवर्तन कर रहा है या बिहार सरकार क्या काम कर रही है, तो पहले का आंकड़ा को भी आपको ध्यान में रखना होगा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने के लिए। और इंटरव्यू में भी अगर पूछा जाएगा तो आपको तुलनात्मक, आपको इंटरव्यू में भी बोलना है कि हाँ कि 1951 में 13.49% आपको साक्षरता दर था, जो कि बढ़ते बढ़ते आपको हाल के रिपोर्ट के अनुसार 70.9% हो गया है। इसको ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद एक चीज़ और भी है कि बीते वर्षों में साक्षरता दर 425.6% की बढ़ोतरी हुई है। मतलब कि ये जो बढ़ोतरी बीते जो वर्ष जो चल रहे हैं
उसमें जो बढ़ोतरी हो रही है साक्षरता दर की, इस रेशियो से 425.6% की बढ़ोतरी हो रही है आपको हर साल। तो ये जो है बढ़ोतरी जो हो रही है, चाहे वो केरला हो चाहे वो दिल्ली हो, तो इन सब से ये जो है तुलनात्मक रूप से ये सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी कर रही है। इसीलिए ऊपर में जो राज्य की साक्षरता दर देश में अव्वल, मतलब कि जो बीते वर्षों में जो बढ़ोतरी जो हो रही है वो 425.6% की बढ़ोतरी हो रही है। तो इस पर ये न केवल पीटी बल्कि मेंस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोट करने के लिए ये डाटा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करके रखिएगा। मैं फिर बोलूँगा कि हमारे हम जो भी चीज़ हम जो आपको बता रहे हैं, हर एक का जैसे शिक्षा से रिलेटेड एक पेज में A4 साइज के जो पेज होता है, तो उसमें अलग 2-3 पेज में आप इसको डे बाय डे जो भी चीज़ आता है शिक्षा के संबंध में, डाटा वगैरह, उन सब चीज़ों को भी आप लिखते जाइए। और उसी तरीके से जैसे मैंने जातीय आधारित जनगणना के बारे में बोला था, उसके लिए भी पेज बना करके उसमें डे बाय डे कुछ भी उसमें जुड़ रहा है आपका, हर दिन नया नया कुछ ना कुछ डाटा जुड़ रहा है, तो उसको भी आप ज़रूर उसको आप करते जाइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ताकि मेरा चैनल भी ग्रोथ हो। आपका रिस्पांस मुझे मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब आगे आते हैं कि आपको ध्यान रखिएगा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से साक्षरता दर देश में जो अव्वल है ये इंपॉर्टेंट है। हमारे राज्य के 23 जिलों में भू जल स्तर नीचे, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बिहार और जलवायु परिवर्तन, तो जलवायु परिवर्तन का ये असर दिख रहा है, इसको वहाँ पे मेंस में पॉइंट कर सकते हैं। प्लस आपको इंटरव्यू में भी काम आएगा। और पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें बात निकल कर आ सकती हैं, जैसे राज्य के 23 जिलों में भूजल स्तर नीचे। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग PHED की रिपोर्ट के अनुसार जो है, जो कि 28 फरवरी को जो ये रिपोर्ट दिया गया है आपको, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के जरिए दिया गया है ये रिपोर्ट। तो आपको यहाँ पे पीटी फैक्ट बन सकता है कि जो भूजल स्तर के नीचे गिरने की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस विभाग के जरिए दिया गया है, तो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के जरिए दिया गया है, जिसको PHED कहते हैं। ठीक है। और 23 जिलों में देखिए 28 फरवरी को की रिपोर्ट है, 28 फरवरी की रिपोर्ट जो है हाल में ही इसको दिया गया है PHED के जरिए। तो 23 जिलों में भूजल स्तर नीचे गया हुआ है, 23 जिलों में आपको भूजल स्तर नीचे गिर गया है। और उन 23 जिलों में जो सबसे अधिक जो आपको जल स्तर नीचे गया है, 6.6 फीट नीचे नालंदा जिले में गया है, जो कि नालंदा जिले में जो सबसे नीचे चला गया। नालंदा जिले में भी कौन सा, तो आपको बिहार शरीफ और हिल्सा, ये 2 जगह में जो है सबसे नीचे गया है। तो पीटी के फैक्ट के रूप में यहाँ पर निकल कर जो आ रहा है कि अभी बोलेगा कि हाल के ही रिपोर्ट के अनुसार किस जिले, बिहार के किस जिले में जल स्तर सबसे नीचे चला गया है, तो नालंदा जिले में चला गया है। कौन, तो बिहार शरीफ और हिल्सा 2 जगह पर ये ऐसा हुआ है। उसके बाद और भी है, जैसे गया है, नवादा है। तो मेन इंपॉर्टेंट आपको इसको रखना है, ये जलवायु परिवर्तन का जो क्वेश्चन आएगा अगर मेंस में, तो वहाँ पर भी इसको कोट कर सकते हैं। ठीक है। और इसके लिए वो एक क्वेश्चन इससे निकल कर आएगा, जो कि आपको विभाग का लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, इसको ध्यान में रखिएगा। इसका ही रिपोर्ट है ये, जो कि आपको सबसे अधिक जो है 6.6 फीट नीचे नालंदा जिले में भू जल स्तर नीचे चला गया है। और 24 नदियां सूख गई हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। 24 नदियां सूख गई, ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ध्यान में रखना है, ये वाले पॉइंट्स को। आते हैं हम लोग 9 नंबर में, जल जीवन पर विशेष, यानी कि 22 मार्च विश्व जल दिवस जो है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को है, और 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी है। तो आपको यहाँ पर ये जो है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये फिर इम्पोर्टेंट है, जैसे ऊपर वाला जो पॉइंट मैंने बताया है उससे इंटरकनेक्ट ही है। क्योंकि जल दिवस पर जो है बिहार सरकार जो है, कई पेपरों में दिया है आज के कि बिहार सरकार जल दिवस में जल के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कई प्रकार के काम कर रहे हैं, जो कि अमृत सरोवर और जल जीवन हरियाली के तहत बिहार में जल संचयन, जीर्णोद्धार इत्यादि किए जा रहे हैं। यानी कि जल जीवन हरियाली के तहत जिस तरीके से
चापाकल है, चापाकल का पानी क्या होता है कि इस्तेमाल भी करते हैं, बर्बाद भी होता है बहुत, तो उसी जगह सोख्ता बना दिया जाएगा ताकि सारा का सारा पानी ज़मीन के नीचे आ जाए। फिर उसके बाद जैसे रेन हार्वेस्टर, जो घरों के ऊपर जो है रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम जो लगाया जा रहा है, जिससे कि पानी आकर के और एक सोख्ता बना हुआ रहेगा, जितना भी बारिश का पानी होगा वो जमा हो जाएगा और वो धरती के नीचे चला जाएगा, जिससे कि आपका जल स्तर ऊँचा हो। तो ये जल जीवन हरियाली के तहत बिहार सरकार कर रही है। और अमृत सरोवर के तहत भी जो है आपको जल को एकत्र करने के का काम हो रहा है। ये भारत सरकार का ये योजना है जो कि बिहार में चल रहा है। इसमें 75 जो है आपको तालाब वगैरह का जीर्णोद्धार या तालाब बनवाने की बात है, जिसके तहत जो है आपको जल स्तर को ऊंचा उठाया जाएगा। तो ये सब चीज़ भी किया जा रहा है बिहार सरकार के और केंद्र सरकार के को साथ मिल करके। तो ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको इम्पोर्टेंट होगा। जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन की बातें हो रही है, तो बिहार सरकार और जलवायु परिवर्तन, तो इस पर क्या क्या बिहार सरकार कर रही है और किस तरीके से ये सकारात्मक कदम उठा रही है, तो उसमें ये आपको काम आएगा। अब आते हैं, अगला पॉइंट है, राज्य के मंत्रियों को लगभग 2,65,000 रुपये वेतन भत्ते मिले, अब मिलेंगे। तो पहले जो 35,000 रुपया की वृद्धि हुई है, लगभग 35,000 की वृद्धि हुई है, जो कि 2,65,000 के लगभग उतना रहेगा, यानी कि 2,65,000। तो ये कहीं ना कहीं ये आपको जो मंत्री हैं उनके पैसा के लिए, तो ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है कि उन लोग का वेतन जो है बढ़ाया जा रहा है, जो कि लगभग 2,65,000 है। तो मेरा ये वीडियो जो मैंने जो आपको समझाया है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो पीटी मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए भी, और जो पसंद आया होगा तो मेरा लाइक शेयर कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और आप लोग का प्यार हमें मिल रहा है और मुझे प्यार चाहिए ताकि हमारा चैनल भी ग्रोथ करे। और जब हमने डिसकंटिन्यू कुछ दिनों के लिए मैं हुआ था, तो आप लोगों ने फ़ोन भी किया था, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसे शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सभी लोग लाभान्वित होंगे। और सभी लोग लाभान्वित होंगे यानी कि बिहार के हर बंदे के पास पहुंचना चाहिए, ताकि हमारा बिहार, जो बिहार दिवस अभी मना रहे हैं, जो कि एक गौरवशाली बिहार बनेगा तभी जब सब लोग आपस में एक सहभागी होंगे, सब लोग आपस में एक दूसरे को सहयोग करेंगे, तभी हमारा विकास, हमारा बिहार जो है विकसित राज्य के रूप में आएगा। तो आप मेरा ज़रूर शेयर करिए हमारे इस ये वीडियो को, ताकि और लोग भी लाभान्वित हो। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।